आइए देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका का विभाजन अर्थात सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने देखा था। किसने देखा था? विरचाऊ ने। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: असूत्री विभाजन माइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस एवं अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस। असूत्री विभाजन माइटोसिस, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजुआ में होता है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेयर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। किसने? वाल्थेयर फ्लेमिंग ने। यह विभाजन कायिक कोशिका अर्थात सोमेटिक सेल में होता है। कौन? समसूत्री अर्थात माइटोसिस। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है। नंबर 1 में है इंटरफेज अर्थात अंतरावस्था, नंबर 2 में पूर्वावस्था अर्थात प्रोफेज, नंबर 3 में है मध्यावस्था मेटाफेज, और नंबर 4 में है पश्चावस्था एनाफेज, और नंबर 5 में है अंत्यावस्था अर्थात टेलोफेज। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका अर्थात पेरेंटल सेल से 2 संतति अर्थात डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था अर्थात एनाफेज सबसे छोटी होती है। यह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस, फॉर्मर तथा मूरे ने 1905 में किसने? फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन को कौन सा नाम दिया? फॉर्मर तथा मूरे ने, जो कि 1905 में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वेजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है: अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यून विभाजन अर्थात रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। किसे? अर्धसूत्री 1 विभाजन को। तो आइए देखते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 4। नंबर 1 में है प्रोफेज 1, नंबर 2 में है मेटाफेज 1, और नंबर 3 में है एनाफेज 1 एवं टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे पहले प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। यह कौन सा है? प्रोफेज 1 में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन, डिप्लोटीन एवं डाइकाइनेसिस। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं लिप्टोटीन किसे कहते हैं। चलिए लिप्टोटीन क्या है? लिप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं। कौन? लिप्टोटीन। इन्हें क्रोमेनिटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित अर्थात डाइप्लॉइड होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। किसका? जाइगोटीन का। देखते हैं 3 में पेक्टीन। प्रत्येक जोड़े का गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बट जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ
क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुट जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एवं इस प्रकार के जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैक्टिन अवस्था में होता है। किसमें होता है? पैक्टिन अवस्था में। इस क्रिया में रिकॉग्निज एंजाइम भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉनस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। किसके? नॉनस्टर क्रोमेटिड के बीच। डिप्लोटिन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइएजमेटा कहते हैं। काइएजमेटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काइएजमेटा का अत्यंतीकरण हो जाता है। डाइकाइनेसिस केंद्रक कला एवं केंद्रिका का लुप्त हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 में समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। चलिए देखते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या अंतर है। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जबकि अर्धसूत्री में जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। इस विभाजन में कम समय लगता है, किसमें? समसूत्री में, जबकि इस विभाजन में अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनता है, जबकि अर्धसूत्री कोशिकाओं में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। संतति कोशिकाओं में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन में। चलिए और आगे देखते हैं। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। किसे में? समसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। चलिए और आगे देखते हैं। अब जानते हैं आनुवंशिकी के बारे में। आइए देखते हैं आनुवंशिकी के बारे में। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहता है आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से 1884 ईस्वी में दी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। कब? 1905 में। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। फिनोटाइप जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, जो बाहरी आकार के रूप में, उसे फिनोटाइप कहते हैं, जबकि जीनोटाइप जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों का बना होता है। ठीक है। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों के फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संस्क्रिय तथा द्विसंस्क्रिय क्रॉस कहते हैं।
एक संस्करीय क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बौने स्मॉल टीटी पौधे के बीच क्रॉस कराए तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। टीटी से एक टी निकल कर यहाँ पर गया और स्मॉल टी से भी निकल कर यहाँ पर, और दोनों मिलकर एक पौधे का निर्माण हो गया। सभी पौधे संस्करण लंबे F1 पीढ़ी में थे। ठीक है, इसमें शुद्ध लंबे पौधे 25%, जबकि संकर लंबे पौधे जो टी के रूप में थे, स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में थे, जो 50% थे, इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, और स्मॉल टी जो है 25% F2 जनरेशन में। स्वपरागण करने के बाद यहाँ पर आ गया हमेशा शुद्ध लंबे पौधे, जबकि 75% जो है लंबे पौधे थे 3:1 के रूप में। ठीक है, 75% लंबे और 25% शुद्ध बौने के रूप में। इसका F2 पीढ़ी का पौधे का फिनोटाइप का अनुपात था 3:1, जबकि जीनोटाइप अर्थात उसके अंदर का अनुपात था 1:2:1 के रूप में। चलिए और आगे बढ़ते हैं द्विसंस्करण में। मेंडल ने द्विसंस्करीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज अर्थात कैपिटल RR और कैपिटल YY व हरे एवं झुर्रीदार बीज स्मॉल RR स्मॉल YY से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, प्रभावी होते हैं। गोल तथा पीला जो कैपिटल के रूप में है, और यहाँ पर झुर्रीदार थे। इसको क्रॉस कराने पर क्या होता है, F1 जनरेशन में RR, और इसका डायग्राम जो है यह आगे समझा दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप 9-3-3-1, यह पूछ देता है एग्जाम में, 9-3-3-1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1, फिर 2:4:2:1:2:1। ठीक है, इसको तीन भाग में तोड़ देंगे, 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर 1:2:1 प्राप्त हुए। यह किस में, जीनोटाइप के F2 जनरेशन में 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1। और इसके फिनोटाइप में क्या, 3:9, इसमें 3 और 3:9, इस तरह से ट्रिक बना लेंगे। 3 और 3:9, ठीक है, 9 आ जाएगा। और इसके फिनोटाइप F2 जनरेशन में हो जाएगा 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1 प्राप्त हुई। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों से पहले एवं दूसरा नियम एक संस्करीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंस्करीय क्रॉस पर आधारित है। चलिए ये देखते हैं वे नियम कौन कौन से हैं। मेंडल के नियम। प्रभाविकता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संस्करण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। पृथक्करण का नियम अर्थात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लक्षण कारकों अर्थात जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। युग्म विकल्पी अर्थात एलील्स एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूप को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। संलग्नता अर्थात लिंकेज एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को संलग्नता कहते हैं। ठीक है, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें संलग्न जीन कहते हैं। लिंग संलग्न जीन सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत संख्या मॉर्गन ने की थी। मनुष्यों में लिंग संलग्नता गुण जैसे रंग वर्णद्धता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्नता गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं। किसमें? पुरुषों में। तो ये देख लेते हैं किसमें कितने गुणसूत्र हैं। एस्केरिस एक जाति है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 है। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। मक्का अर्थात मकई में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26। नींबू में 18 या 36 होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। चूहा में 40 होती है। गेहूं में 42 गुणसूत्रों की संख्या होती है। खरगोश में 44 होती है। मनुष्य में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है और आलू में 48 गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं मानव अनुवांशिकी अर्थात ह्यूमन जेनेटिक। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कहाँ तक। आलू में 48, चिंपैंजी में भी 48। आलू चिंपैंजी तंबाकू में 48 गुणसूत्रों की संख्या होती है। घोड़ा में 64, कुत्ता में 78 गुणसूत्रों की संख्या होती है, जबकि कबूतर में 80 और टेरिडोकाइटस में 1300 से 1600 तक गुणसूत्रों की संख्या होती है। आइए देखते हैं मानव अनुवांशिक अर्थात ह्यूमन जेनेटिक। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टियर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम का नामकरण जो है डब्ल्यू वाल्टियर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मिन कहा जाता है। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई है। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन कहा गया है। ठीक है, अनुवांशिकी में 1956 में एस बेंजर ने द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी है। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन
और पुनः संयोजन की इकाई को टिकोन कहा गया है। तो चलिए और आगे देखते हैं। मानव में 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए अर्थात पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज की है। आर्थर कोर्नबर्ग ने किसने आर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 में डीएनए अर्थात पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्राणुजन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है अर्थात 22+X, और आधे वे जिनमें 23 जोड़ी में Y गुणसूत्र जाता है। Y नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X होता है वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मक बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष तथा गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। कौन? पुरुष। नोट: परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। आइए देखते हैं जैव विकास। जैव विकास क्या है? प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतु की रचना, कार्यकी एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया। इसे जैव विकास कहते हैं। लेमार्क, डार्विन, वेलेस, डी ब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमाण हैं। नंबर 1 में वर्गीकरण से प्रमाण। नंबर 2 में तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। नंबर 3 में अवशेषीय अंगों के आधार पर प्रमाण। नंबर 4 में संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। नंबर 5 में पूर्वजता से प्रमाण। नंबर 6 में तुलनात्मक भौगोलिकी से प्रमाण। नंबर 7 में भौगोलिक वितरण से प्रमाण। नंबर 8 में तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रसायनिकी से प्रमाण। नंबर 9 में आनुवंशिकी से प्रमाण। नंबर 10 में पशुपालन से प्रमाण। नंबर 11 में रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण। और नंबर 12 में जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। आइए देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन अर्थात समजात अंग। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई दे सकते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण: सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती है। इनका भ्रूणकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर
तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य के हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग अर्थात एनालोगस ऑर्गन। आइए देखते हैं। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण, तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा छड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषीय अंग अर्थात वेजिटल ऑर्गन। चलिए ये देखते हैं। ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाता है अवशेषीय अंग कहलाते हैं। विकास क्रम में इनका क्रम लोप होने लगता है, अवशेषीय अंग कहलाते हैं। उदाहरण, कर्णपल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आदि। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। 100 कितने? 100 अवशेषी जो बिना काम के होते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से हुआ है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैव विकास के सिद्धांत देखते हैं। जैव विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं? जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख है। लेमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण स्वरूप जिराफ की गर्दन का लंबा होना। नोट, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब डार्विनवाद में क्या है? अभी क्या देखें? लेमार्कवाद। अब देखते हैं डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी में 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। किस पर? बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। वे संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं।
ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होता है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं नॉन डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नॉन डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक है विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति, वर्ण, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं अब उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथा निम्नवत है। नए जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्रकृति चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तन कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो जा सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। तो अब देखते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। चलिए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति कहते हैं, अर्थात बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रास्टर को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक। पादपों का वर्गीकरण। एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। इसका वनस्पति जगत का 1883 में एकलर ने वर्गीकरण किया। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। स्टार्टिंग में पादप है, अर्थात प्लांट, अपुष्पोद्भिद अर्थात क्रेप्टोगेमी और फेंड्रोगेमी में 2 भागों में इसे विभक्त किया गया है। क्रेप्टोगेमी और फेंड्रोगेमी, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद में। देखते हैं अपुष्पोद्भिद में क्या है। इसमें 3 ठो है। नंबर 1 में है थैलोफाइटा, 2 में ब्रायोफाइटा और 3 में है टेरिडोफाइटा। फिर और इसमें फेंड्रोगेमी अर्थात पुष्पोद्भिद में किस तरह इसको विभक्त किया गया है, 2 टाइप में, नग्न बीजी, आवृत बीजी। नग्न बीजी को जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। ठीक है। आइए देखते हैं इसमें किस तरह विभक्त किया गया है। आगे थैलोफाइटा में विभक्त किया गया है। थैलोफाइटा को 3 भागों में, कितने 3 भागों में, शैवाल अर्थात एल्गी में, कवक अर्थात फंजाई में और नंबर 3 में है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया में। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 में एक बीजपत्री अर्थात मोनोकोट और नंबर 2 में द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं। पादप जगत को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद, क्रिप्टोगैमी, फेंड्रोगैमी, फिर
अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में विभक्त किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। ब्रायोफाइटा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें शैवाल, फंजाई और बैक्टीरिया, और एक होता है लाइकेन। क्या? लाइकेन। ठीक है, तो इसमें हो गया। जबकि इसमें दो को दो में विभक्त किया गया है, अर्थात पुष्पोद्भिद को, फेनोरगैमी को 2 में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अर्थात नग्नबीजी और आवृतबीजी में, और फिर जो है एंजियोस्पर्म को 2 भागों में, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अपुष्पित पौधा किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। अपुष्पोद्भिद पौधा में, क्रिप्टोगैमी में, क्या पुष्प और बीज नहीं पाया जाता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है। कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। चलिए देखते हैं थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। कौन? थैलोफाइटा। इस समूह के पौधों का शरीर शुष्ककाय अर्थात थैलस का होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। इसमें पौधे जड़, तना तथा पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। इसमें समूहन ऊतक नहीं पाया जाता है। चलिए और आगे देखते हैं शैवाल के बारे में। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त अर्थात सम्मोहनी ऊतक रहित आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर शुकाय सदृश होता है। कैसा होता है? शुकाय सदृश। लाभदायक शैवाल भोजन के रूप में फोरफाइरा, अल्वा, सार्गसन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि का प्रयोग किया जाता है। जबकि आयोडीन में लेमिनेरिया फ्यूकस एक्लोनिया आदि का प्रयोग किया जाता है। खाद के रूप में नॉस्टॉक, एनाबिना, केल्प आदि का प्रयोग किया जाता है। खाद के रूप में कौन? नॉस्टॉक, एनाबिना और केल्प का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। औषधियाँ बनाने में कोलेरा से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर नामक आयोडीन बनाई जाती है। ठीक है, अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया, बेलोनिया आदि। नोट: क्लोरेला नामक शैवालों को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन तीनों प्राप्त हो सकते हैं। अब देखते हैं फंजाई अर्थात कवक के बारे में। इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक पर्णहरित रहित सकेंद्रीय सम्मोहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। कैसी थैलोफाइटा है? संकेंद्र रहित, सम्मोहन ऊतक रहित। कवक में संचित भोजन लाइकोजोन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? कवक की। आइए देख लेते हैं रोगों के बारे में। रोग दमा, यह होता है एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस से। एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस कवक से होता है। कवक से संबंधित कितने हैं? 5 रोग। दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन और दाद। इसका ट्रिक है ए खाज, ए दाद, खाज। ए दाद, यहाँ पर ये हो गया ए दाद और खाज। ठीक है, अर्थात एथलीट फूड, ए से एथलीट फूड, दाद से एक में हो जाएगा दामा, अब दाद और दूसरा का हो जाएगा दमा। ठीक है,
और खाज से हो जाएगा खाज, और ग से हो जाएगा गंजापन, खाग। ठीक है। ए फंजाई से होने वाले रोग, ए दाद खाग। ठीक हो गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं हम। एथलीट फुट का हो जाएगा, एथलीट फुट का हो जाएगा टीनिया पेडिस। दमा का हो जाएगा एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। खाज का होगा स्केरिस स्केबिज। गंजापन का हो जाएगा टीनिया केपिटिस। दांत का हो जाएगा ट्राइकोपाइटन सेल्कोसा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मॉट से होता है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग है सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मॉट, गेहूं का कीटू रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अक्षय और मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन से रोग हैं। धान की भूरी और चीती रोग, आलू की पछेला अंगमारी और पंकुरों का डैम्पिंग रोग। देख लेते हैं विषाणु के बारे में कुछ जानकारी। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की, जो तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण ये कोशिका रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। ठीक है। सजीव जैसे लक्षण, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज। पादप विषाणु के बारे में जान लेते हैं। इसका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है, जबकि जंतु विषाणु में इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज। नोट: जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पर। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की खोज, इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और ईस्वी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाम जरूरी है कि किसने खोजा था। तो इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। हेरेनबर्ग ने सन 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 ईस्वी में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की। किसने? लुई पास्चर ने। कब? 1812 से 1892 में रेबीज का टीका और दूध के पास्चुराइजेशन दोनों की खोज की। किसने? लुई पास्चर ने। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में छड़ाकार या बेसिलस,
यह छड़नुमा या बेलनाकार होता है। नंबर 2 में है गोलाकार या कोकस, ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोमा आकार या विब्रियो, यह अंग्रेजी के कोमा अर्थात इस तरह के आकार के धारण विब्रियो, कॉलरा आदि है। सर्पिलाकार, ये स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं। कितने? 4। ठीक है, जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, किसमें 4 दिए गए हैं। छड़ाकार अर्थात बैसिलस, गोलाकार अर्थात कोकस, कोमाकार या विब्रियो, सर्पिलाकार। ठीक है। एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। कौन? एजोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रिडियम, इसकी कुछ जातियां। ठीक है। एनाबिना तथा नॉन स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करता है। कौन? एनाबिना तथा नॉन स्टॉक। और आगे देखते हैं राइजोबियम तथा ब्रैडीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेगुमिनोसी अर्थात मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती हैं। ठीक है। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण करते हैं। इनमें 2 विधियां होती हैं, लोअर टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और जिसे LTH कहते हैं। इसे दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड अर्थात STST में दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। इसमें दूध को फव्वारे की तरह उसके मशीन में भेजा जाता है। ठीक है। और इसके कितने सेकंड तक? केवल 15 सेकंड तक, और इसको 71.7 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि LTH में अर्थात लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करना पड़ता है। वही हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड पर अर्थात STST पर दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर केवल 15 सेकंड तक ही गर्म करना पड़ता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चर्म उद्योगों में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। इसे चमड़ा कमाना अर्थात टैनिंग कहते हैं। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्यकुंचन अर्थात प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। शीत संग्रहगार कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचयन होता है, जिसमें हम लोग आलू रखते हैं। ठीक है। उसमें उस कोल्ड स्टोर का तापमान जिसमें फल फूल भी रखे जाते हैं, जिसे समय पर उसे यूज किया जा सके और उस सामान को नुकसान ना हो पाए। तो उसमें वो कितना हो जाएगा, उसमें तापमान कितना रहता है? न्यूनतम -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रायोफाइटा क्या है। ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित हैं। किसमें? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में 25,000 जातियां सम्मिलित हैं। इसमें सम्मोहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम पूर्णतः अभाव होता है। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम होता ही नहीं है, अभाव हो जाता है उसका। ठीक है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। मृदा अपरदन करने का मतलब जो मिट्टी का बाढ़ उठाने से जो बहाव होता है वह इससे रुकता है। स्फेगेनम
नामक मोस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए, अर्थात पौधों के जो जड़ पर है इसको लगा दिया जाता है स्फेगनम, क्योंकि इसमें वह क्षमता होती है जो अपने से 18 गुना अधिक पानी यह सोख कर रखता है, जिससे पौधा मुरझा नहीं पाता इसके जड़ पर लपेट देने से। ठीक है, स्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बताइए, इसका स्फेगनम का यूज पानी को सोखने के लिए भी होता है और इसका ईंधन के रूप में भी इसका स्फेगनम मॉस का उपयोग किया जाता है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। चलिए और देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है? इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, किसमें? टेरिडोफाइटा। अभी देखे थे ब्रायोफाइटा में, अब देखेंगे टेरिडोफाइटा में। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित होता है, जबकि ब्रायोफाइटा में जड़, तना, शाखा यह सब इन सभी का अभाव होता था। ठीक है, तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधे सम्मोहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसल एवं फ्लोएम से सहकोशाएँ नहीं होती है। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा फेनोगेमस। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधे को 2 उप समूहों में बांट सकते हैं। किसमें? पुष्पोद्भिद अर्थात फेनोगेमस को 2 में बांट सकते हैं। कौन? नग्नबीजी और आवृतबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो देखते हैं जिम्नोस्पर्म क्या है। इसके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही रूप में होते हैं। किसमें? वृक्ष, झाड़ी या आरोही रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय, लंबे होते हैं। इसमें नग्नबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म में। इसकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। किसमें? नग्नबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म में परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। यह मरुद्भिद अर्थात जेरोफाइटिक होते हैं। ठीक है, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्फरीवीरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। कौन है? जेमिया पिग्मिया। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा व मेटासिकोया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइबोला या मेटासिकोया है। जिंगो बाइबोला को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाता है। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। बताइए, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। इसका जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है यह देख लेते हैं। भोजन के रूप में साइकस के तनों में मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। लकड़ी, चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, इसके सागोपम कहते हैं। किसमें? भोजन के रूप में कौन सा? तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए इसे सागोपम कहा जाता है। जबकि लकड़ी में हो जाए चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी को फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर बनाता है।
वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल। कौन सा? देवदार की लकड़ी से सेड्रस, और चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल। तथा जूनिपेरस की लकड़ी से सेडसकास्ट तेल मिलता है। सेडसकास्ट कौन? जूनिपेरस के। नंबर 4 में टेनिन, चमड़ा बनाने वाले तथा स्याही बनाने के काम में आता है। टेनिन जो है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। जबकि रेजिन, कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म देख चुके हैं, इसके महत्व को देख चुके हैं। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म क्या है। आइए देखते हैं एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, इस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इसमें जो बीज है वो फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र, बीज में जो है बीज पत्र, और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक में है एक बीजपत्री पौधे और 2 में है द्विबीजपत्री पौधे। चलिए और आगे देखते हैं। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इनके कुल का नाम, प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। कुल का नाम बताएं। लिलिएसी, लिलिएसी में हो जाएगा लहसुन प्याज। लिलिएसी लहसुन प्याज, इसमें परत दर परत होता है लिलिएसी। पाल्मी में सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, जो उसके कठोर भाग के भीतर रहता है। सुपारी भी कठोर होता है, ताड़ भी, नारियल और खजूर। ठीक है, क्या होगा? पाल्मी। ग्रेमिनेसी, अर्थात ग्रेमिनेसी में आ जाएगा गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल। कौन आ जाएगा ग्रेमिनेसी में? गेहूँ, मक्का, बांस, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। अब देखते हैं ये कौन सा हो जाएगा? एक बीजपत्री में हो जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं द्विबीजपत्री में। इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम, प्रमुख पौधे के नाम निम्न सारणी में दी गई है। तो चलिए देखते हैं। क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में मूली, शलजम, सरसों। क्रूसीफेरी में हो गया मूली, शलजम, सरसों। मालवेसी में हो जाएगा कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनेसी में हो जाएगा बबूल, छुईमुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। किसमें हो जाएगा? लेग्यूमिनेसी में। अब देखते हैं कंपोजिटी में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया आदि। रूटेसी में हो जाएगा कौन? नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, कैता, कामिनी। अब देखते हैं कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में जगह तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। ये इसमें जो हो जाता है, इसका जो पौधा होता है सहारे पर चलता है इस तरह पकड़कर, जिसमें टेंडल पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कुकुरबिटेसी में आ जाता है। अब देखते हैं सालिनेसी। सालिनेसी में हो जाएगा आलू, मिर्च, बैगन, मकोया, धतूरा, बैंडा, टमाटर। इसके पौधे जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। सोलेनेसी में हो जाएगा आलू, मिर्च, बैगन, मकोया, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। रोजेसी में हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। तो चलिए और आगे देखते हैं पादप आकारिकी में अर्थात प्लांट मॉर्फोलॉजी में। आकारिकी अर्थात मॉर्फोलॉजी विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि
के रूप में तथा गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। और जड़ अर्थात रूट, जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ टैप रूट तथा अपस्थानिक जड़ एडवेंटेटियस रूट। मूसल जड़ों का स्थानांतरण, शंकु का आकार तथा अर्थात कोनिकल मीन्स गाजर, कुंभी रूप अर्थात नेपिफॉर्म मीन्स शलजम या चुकंदर, तरकु रूप अर्थात फ्यूजिफॉर्म मीन्स मूली। अब देखते हैं, जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। यह प्रकाश से दूर होता है। कौन? जड़। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ टैप रूट अभी बतलाए हैं, अपस्थानिक जड़ एडवांटेटिटस रूट। देखती है तनु का रूपांतरण, कंद अर्थात ट्यूबर हो जाएगा आलू, धनकंद अर्थात कोर्ण हो जाएगा बंडा या केसर, शलकंद हो जाएगा शल्ककंद हो जाएगा बल्ब में प्याज, और प्रकंद हो जाएगा अर्थात राइजोम में हल्दी या अदरक। चलिए और आगे बढ़ते हैं, पत्ती में लीफ। पत्ती यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का बनाना है। पुष्प यह पौधे का जननांग है। चलिए और आगे देखते हैं, पुष्प में बाह्य दलपुंज अर्थात कैलेक्स, दलपुंज अर्थात कोरेला, पुमंग अर्थात एंड्रोसियम और जयांग अर्थात गाइनेसियम पाए जाते हैं। कौन? दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग तथा जयांग मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर अर्थात स्टेमेंस होते हैं। पुंकेसर में परागकण अर्थात पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जयांग, इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, इसमें 3 और इसमें 4, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। और मादा में हो जाएगा ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। परागण, पॉलिनेशन, परागकोश अर्थात एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोज करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। आवृत बीज एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिक संलयन अर्थात ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन अर्थात डबल फ्यूजन होता है। अनिषेक फल अर्थात पार्थेनोकार्पी, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए ही फल के विकास को अनिषेक फल अर्थात पार्थेनोकार्पी कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसा केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास। तो चलिए और आगे देखते हैं, फल का निर्माण कैसे होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि, पुंज फल जैसे एग्रीगेट फ्रूट
जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, संग्रथित फल जैसे कंपोजिट फ्रूट, कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग देखते हैं। सेब का पुष्पासन खाया जाता है, नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है, आम का मध्य फल भीति, जो आम रहता है उसके बीज और जो ऊपरी परत रहता है उसके अंदर के बीच वाले भाग को खाया जाता है, इसे इसलिए मध्य फल भीति। अमरूद फल भीति और बीजांडसन भी खाया जाता है, इसको बीज को भी खाया जाता है। ठीक है, अंगूर फल भीति एवं बीजांडासन। पपीता मध्य फल भीति, नारियल जो है भ्रूणपोष, टमाटर जो है फल भीति एवं बीजांडसन, केला मध्य फल भीति एवं अंतः भीति। फल में है गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण, काजू जो है उसका पुष्पवृंत एवं बीजपत्र, लीची का एरील, चना का हो जाएगा बीजपत्री एवं भ्रूण, मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण, शहतूत का रसीले परिदलपुंज, कटहल का परिदलपुंज एवं बीज, अनानास अर्थात परिदलपुंज, नारंगी का होगा जूसी हेयर। अब देखते हैं पादप उत्तक अर्थात प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू अर्थात उत्तक समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। पादप उत्तक अर्थात प्लांट टिश्यू। विभाज्योतकी उत्तक अर्थात अस्थायी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एवं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने भाग में विभक्त हो गया है? 3 भागों में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतः विभाज्योतक। ठीक है, इसी तरह परमानेंट टिश्यू भी 2 भागों में विभक्त हुआ है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। सिंपल टिश्यू 3 भागों में है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यह है परमानेंट टिश्यू में, और परमानेंट टिश्यू 2 भागों में विभक्त हुआ है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। ठीक है, और सिंपल टिश्यू जो है वह विभक्त हुआ है 3 भागों में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक एवं दृढ़ उत्तक। जबकि जटिल कॉम्प्लेक्स उत्तक जो है जाइलम एवं फ्लोएम 2 भागों में विभक्त हुआ है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू 3 भागों में और जटिल टिश्यू 2 भागों में। ठीक है, जाइलम एवं फ्लोएम जटिल टिश्यू और सिंपल में हो जाएगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यह परमानेंट टिश्यू के प्रकार हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 प्रकार के, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक। तो चलिए और आगे बढ़ते और देखते हैं विभाज्योतक अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। पौधे के वर्धी क्षेत्रों अर्थात ग्रोइंग रीजन्स के विभाज्योतक मेरिस्टेम कहते हैं। इनमें बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधों के जीवन पर्यंत चलती है। विभाज्योतकी उत्तक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। ठीक है, इनकी भित्तियां पतली तथा एक सार होमोजेनेसस होती हैं। जीव द्रव्य सघन केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती हैं। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। कैसा? अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम्स। ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधों की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। किसमें? शीर्षस्थ विभाज्योतक अर्थात एपिकल मेरिस्टेम। यह उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि इसी के कारण होती है। अब देखते हैं पार्श्व विभाज्योतक अर्थात लेटरल मेरिस्टेम। इनमें विभाजन होने से
आइए देखते हैं पार्श्व विभाज्योतक अर्थात लेटरल मेरिस्टेम। इन विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। किससे? लेटरल मेरिस्टेम से। अंतर्वेशी विभाज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है जो बीच में अस्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इनकी महत्ता वैसे पौधों के लिए जिनका शीर्षक भाग को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षक खा लिए जाने पर ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास में। अब देखते हैं अस्थायी कोशिका अर्थात परमानेंट टिश्यू। अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी होती है। ये कोशिकाएं मृत या जीवित दोनों हो सकती हैं। आइए देखते हैं सरल कोशिका और जटिल कोशिका। सरल कोशिका सिंपल टिश्यू। यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल कोशिका अर्थात सिंपल टिश्यू कहते हैं। जबकि यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं तो उन्हें जटिल ऊतक या जटिल टिश्यू या जटिल ऊतक कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक कहते हैं। आइए देखते हैं जाइलम के बारे में। ठीक है, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, जाइलम, इसे प्रायः कास्ट अर्थात बॉडी भी कहते हैं। यह संवहनी ऊतक होती है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। जल एवं खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। जाइलम का कार्य क्या है? जल एवं खनिज लवणों को संवहन करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक सारे पेड़ में पहुंचाना, पत्तियों तक, और उसमें यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, यह जाइलम का कार्य है। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिकी वलय को गिनकर की जाती है। इसकी पौधे की आयु की जब गणना की जाती है तो इसमें जाइलम ऊतक के वार्षिकी वलय के आधार पर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जो पौधे की आयु का निर्धारण की जो विधि है उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फ्लोएम, यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। जाइलम का कार्य क्या है? जल एवं खनिज को जड़ से सारे पेड़ में जो है पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जबकि फ्लोएम का कार्य है सारे पेड़ पौधों से पत्तियों से जो बना हुआ भोजन रहता है वह सारे पेड़ों तक तना डालियों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जल प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसके निर्माण को? कार्बोहाइड्रेट अर्थात शर्करा के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें भाग लेता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल, जिसका सूत्र है H2O। इसको प्रकाश के साथ जो है जब सूर्य निकला हुआ रहता है तब, ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा C6H12O6, और इसके साथ में जल 6H2O और उसके साथ ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसमें इतने 3 भागों में अब टूट कर निकलता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन दोनों के प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करने पर ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन तीनों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी अर्थात जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। 4 आवश्यक है। 1 में कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में जल, 3 में क्लोरोफिल और 4 में प्रकाश संश्लेषण। चारों की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। स्थलीय
पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। स्थलीय जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है, जबकि जलीय जो पौधे होते हैं वो जल के अंदर जितने जीव होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनको ग्रहण करता है। ठीक है। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण अर्थात ऑस्मोसिस द्वारा CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा होता है। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण द्वारा, शिरा से जो है जल जो है परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा डिफ्यूजन द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। किसका वर्णक है? हरे रंग का। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है। कौन? क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी। और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। कौन? क्लोरोफिल। और आगे देखते हैं, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल RGB, ठीक है, RGB को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में RGB अर्थात बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे अधिक कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया दर होता है वो लाल रंग में सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन और अपचयन अर्थात रेडॉक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की 2 अवस्थाएं हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया डार्क केमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक क्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। कहाँ होती है? क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में। इसे हील क्रिया अर्थात हील रिएक्शन भी कहते हैं। किसको? प्रकाश रासायनिक क्रिया को। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP तथा NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनाता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन। कौन से? प्लांट हार्मोन के बारे में। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन्स, इसमें ऑक्सिन्स की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। कौन? ऑक्सिन। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके प्रमुख कार्य है, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कक्षाओं की वृद्धि रुक जाती है, सीधे ही बढ़ता चला जाता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पे पत्तियाँ निकलती है उसी को वही केवल बढ़ता ही चला जाता है। इसका अगल बगल में जो इसकी मोटाई में वृद्धि नहीं होती, तो इसको जो है काट कर अलग कर दिया जाता है। इसी में ऑक्सीन रहता है। ठीक है। यह पत्तियों का विलयन को रोकता है।
यह खरपतवार को नष्ट करता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के बारे में तो हो गया। अब देखते हैं जिब्रेलिन्स के बारे में कि जिब्रेलिन्स में क्या क्या है। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। इसका काम है वृद्धि को बढ़ाना है। किसका? जिब्रेलिन का, ज़बरदस्ती बढ़ा देना। ठीक है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। ये काष्ठीय पौधे में एगा में की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। किसने किया? लिथाम ने। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। किस किस में? ऑक्सीजन के मदद में साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन और उसके विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। किसको रोकता है? जीर्णता को। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। कौन? साइटोकाइनिन। तो चलिए अब देखते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 ईस्वी में कोर्न्स एवं एडिकोट द्वारा, बाद में वेयरिंग ने की। यह वृद्धिरोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुप्तावस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन? एब्सिसिक एसिड पत्तियों के विलयन में, यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है। कौन? वृद्धि अंकुरित होने से बचाता है। और जिब्रेलिन जो है उसको अंकुरित करने में मदद करता है और वह जो है वृद्धि को बढ़ाता है। और यह एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। यह पुष्प में बाधक होता है, जबकि जिब्रेलिन जो है पुष्प को खिलने में मदद करता है। एथिलीन। चलिए अब देखते हैं नंबर 5 में एथिलीन। यह एक प्रकार का ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है एथिलीन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस रूप में? गैसीय अवस्था में। कौन? एथिलीन। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। कौन? एथिलीन। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों और फलों के विलयन को प्रेरित करता है। कौन? एथिलीन। अब देखते हैं फ्लोरिजेंस और ट्राउमेटिन। फ्लोरिजेंस में क्या है? ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं। कौन? फ्लोरेजेंस। इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। किसको? फ्लोरेजेंस को। अब देखते हैं ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार का ड्राई कार्बोजिलिक अम्ल या ड्राई कार्बोजिलिक एसिड। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पौधों के जख्म भर जाते हैं। ट्राउमेटिन का काम है जख्मों को भरना। तो कौन कौन से हार्मोन हम लोग देख चुके हैं? नंबर 1 में है ऑक्सीन, नंबर 2 में है जिब्रेलिन्स, नंबर 3 में साइटोकाइनिन, नंबर 4 में एब्सिसिक एसिड, नंबर 5 में एथिलीन, नंबर 6 में है फ्लोरिजेंस और नंबर 7 में है ट्राउमेटिन। कौन कौन सा हो गया? ऑक्सीन जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, फ्लोरेंस, ट्राउमेटिन। तो मिलते हैं ट्राउमेटिन। तो चलिए और आगे देखते हैं। पादप हार्मोन तो देख चुके हैं। अब देखेंगे पादप रोग के बारे में, अर्थात प्लांट डिजीज के बारे में। विषाणु जनित रोग अर्थात वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में नंबर 1 में है तंबाकू का मोजेक रोग। ठीक है। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैक मोजेक वायरस है, जिसे शॉर्ट में TMV कहते हैं। नियंत्रण: रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोग से जो प्रभावित जो
पौधा है उसको इकट्ठा करके उसको जला देना चाहिए। पोटैटो मोज़ेक, यह रोग पोटैटो वायरस अर्थात एक्स से होता है। इसमें पत्तियों में चितक, बड़ापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अब देखते हैं पोटैटो मोज़ेक वायरस हो गया। यह रोग पोटैटो वायरस अर्थात एक्स से होता है। इसमें पत्तियों में चितकाबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना में यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। रंग परिवर्तन, कलर चेंज, हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भागें हरे तथा वेन ब्लेंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भागें हरिमाहीनता होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीवाणु जनित रोग।